हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने आखिरी क्लास में यूनिट थर्ड का लेक्चर नंबर फर्स्ट जिसका नाम था मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में एक अच्छा खासा डिस्कशन किया था। अब इस क्लास में हम लोग मीजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग जितने डिस्पर्सन के मेजरमेंट के जो टेक्निक है उसके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को वो जो लास्ट वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो सारी बातें आप लोग को समझ में आई होगी, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग को वो एक लेक्चर में ही आपको बहुत सारा चीज़ वो कवर करने को मिल गया होगा। आप कंपैरिजन करके आराम से पढ़ लिए होंगे और आप लोग को यही सजेशन है कि अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी उस पर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके लिए और उससे ज़्यादा जानकारी के लिए फिर आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मीज़र ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। जब हमारा डेटा ऐसे बिखरा होता है तो मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो हम निकाल सकते हैं कि क्या होती है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो अलग अलग डेटा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 और फिर ठीक है 6 7 8 और एक 9। ठीक है, ये हो गया। और 1 3 5 7 9 ये दो डेटा है। ठीक है, अलग अलग साइज के। इसका मीन निकालेंगे। इसका भी मीन कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मीन कितना आएगा, इसका भी 5 आएगा। तो इन दोनों में बेहतर कौन डेटा है, कौन सा डेटा ज़्यादा बेहतर है, ये कैसे पहचानेंगे, है ना। इसको पहचानने के लिए देखना पड़ेगा बिखराव किसमें ज़्यादा है, इसमें बिखराव ज़्यादा है कि इसमें बिखराव ज़्यादा है, ये हमको पता करना जरूरी होता है। तो उस केस में देखा जाए तो इसमें बिखराव कम है डेटा के, पर इसमें बिखराव उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा। भले ये छोटी साइज का है पर इसमें बिखराव ज़्यादा है। लीजिए इसको भी हम लोग उतने ही साइज का बना दे रहे हैं। इसको भी कर ले रहे हैं क्या, -1। ठीक है, और फिर -3। फिर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 -3 हो जाएगा। और फिर -5 हो जाएगा। और यहाँ 11, यहाँ 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये 10 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे इतना 9। तो दो इधर जोड़ दिया, दो इधर जोड़ दिया, कितने थे, 5 थे, 5 4 9। अब देखिए -3 मतलब -3 -1 1 3 5 7 9 11 और 13, 10 डेटा ये है, 10 डेटा ये है। ठीक है, इसका भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका भी 5 आ रहा है। मीडियम भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मोड तो एग्जिस्ट ही यहाँ नहीं कर रहा है, सब इक्वल ही है। मतलब कोई ज़्यादा हाईली फ्रिक्वेंटेड मतलब फ्रिक्वेंसी का नंबर यहाँ पे नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे देखना जाए तो कौन सा डेटा ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कौन सा डेटा बेहतर, ये कैसे पहचानेंगे, जिसमें बिखराव कम हो, जो ज़्यादा कंसंट्रेट रहे। तो इसमें दो दो गैप है, तो ये बिखराव तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बट इसमें एक का डिफरेंस है। इसमें बिखराव कम है, इससे बोल सकते हैं कि ये डेटा ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो बिखराव है इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन, और इसी के मेजरमेंट को बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, इसी के ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। इसके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस है 8, और इसके बीच का डिफरेंस 13 - 3 = 16। तो इसका बिखराव ज़्यादा है और इसका बिखराव कम है। इस तरीके से हम लोग इसके डिस्पर्सन की मेजर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे अलग अलग डेटा की मेजर ऑफ टेंडेंसी सेम आए, वो अलग अलग आ सकती, अरे इससे मतलब कि अलग अलग है, वो एक भी आ सकती है। फिर उसको डिसाइड करने के लिए हमको डिस्पर्सन को मेजर करना पड़ता है। तो डिस्पर्सन का फायदा यही है। तो डिस्पर्सन के कुछ मेथड्स हैं, रेंज है, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, और फिर एवरेज डेविएशन या फिर से मीन डेविएशन भी बोलते हैं, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको आप लोग जानते हो। रेंज क्या होती है, रेंज होती जो भी हम निकाल रहे थे कि पूरे डेटा का जो अपर लिमिट है मतलब लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और फिर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस होता है क्या, हमारा रेंज। और इंटर क्वार्टाइल रेंज, अभी लास्ट क्लास में क्वार्टाइल पढ़े होंगे,
तो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफो होता है, डिफरेंस होता है, इसे बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। और या फिर इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर निकालना होगा तो डिवाइडेड बाई 2 कहते हैं, या तो इसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, एवरेज डेविएशन या फिर मीन डेविएशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो डेटा होता है उसका हम लोग एक्स बार से डिफरेंस लेकर के मॉडुलस लेके इसका एवरेज निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एवरेज डेविएशन या मॉडुलस डेविएशन। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये होता है 1/n समेशन, यही एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ये तो हमने इन शॉर्ट डिस्कस कर ली। अब आइए डिटेल्ड वे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है रेंज। इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट इज क्लियर दैट इट इज बेस्ड ऑन 2 एक्सट्रीम वैल्यूज। ये तो 2 एक्सट्रीम वैल्यू पर डिपेंड करता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल मतलब लार्जेस्ट आइटम, एस मतलब स्मॉलेस्ट आइटम, यही होती है रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, जिसे कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन या फिर वेरिएशन बेस्ड ऑन रेंज क्या हो जाएगा, डिफरेंस अपॉन में एल प्लस एस कर लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मतलब कि अगर हमको दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के अगर हमको रेंज अगर मतलब सेम मिल जाए तो उसे कैसे कंपेयर करेंगे, तो एल प्लस वन का हम लोग एल प्लस एस लेकर के हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज लेकर के कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज कैलकुलेटेड फॉर द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज, मतलब कि पर यूनिट कितना हमारा डेविएशन हो रहा है उसको मेजर करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। रेंज इज सिंपल, कॉमन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। रेंज क्या होता है, सिंपल होता है, कॉमन होता है और इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आता है। However, it is not very satisfactory measure because it is much affected by extreme values. जितनी एक्सट्रीम वैल्यूज बड़ी होगी, जितनी मतलब कि या फिर छोटी होगी, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जितनी छोटी रहेगी और लार्जेस्ट वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी, रेंज उतनी ज़्यादा फैली हुई दिखाई देगी। एंड नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं होता है। इसकी एक्चुअल में यूज होती है क्वालिटी कंट्रोल में, वहाँ पे हम लोग बेस्ड ऑन कंट्रोल मतलब रेंज बेस्ड कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, वो आप लोग आगे पढ़ोगे, ये बस हम बता दे रहे हैं फिलहाल आपको जानकारी के लिए केवल। ठीक है, तो ये रेंज के बारे में होगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको पता है एल माइनस एस मतलब लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन में लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का रेशियो हो जाता है। फिर क्या है यूजेस ऑफ रेंज, अभी वही बात किए थे उसी में ही आ जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इट इज वाइडली यूज इन इंडस्ट्री टू स्टडी द वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ आइटम्स, यही क्वालिटी कंट्रोल में यूज होता है। फिर क्या, इंडस्ट्री मतलब कोई भी सामान प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसको कैसा वो सही हो रहा है नहीं सही हो रहा है, उसमें रेंज चार्ट बनती है। फिर इट इज यूज इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब मौसम विभाग में यूज होता है टू नो दैट एक्चुअल टेम्परेचर एंड इन वेदर फॉरकास्ट, एक्चुअल टेम्परेचर और वेदर फॉरकास्ट में क्या डिफरेंस रहा है उसके बारे में जानने के लिए रेंज का यूज होता है। ठीक है, और इन स्टॉक एक्सचेंज द लोएस्ट एंड हाईएस्ट रेट ऑफ द शेयर्स आर डिक्लेयर्ड डेली। डेली होता है मिनिमम कितना डाउन गया, मैक्सिमम कितना डाउन गया, वहां पर भी रेंज का यूज हम लोग करते हैं शेयर मार्केट में, कि आज बहुत मार्केट धड़ाम से गिर गया, ऐसे बोलते हैं ना, मार्केट गिर गया, धड़ाम से गिर गया, तो मैक्सिमम कितना गया फिर कितना डाउन पे गया वो रेंज से डिसाइड होता है। ठीक है ना, फिर क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो दिस इज अ मेजर जिसे बोलते हैं पार्शियल रेंज, क्योंकि हम लोग क्वार्टाइल लेके चलते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं, क्वार्टाइल्स लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल लेके चलते हैं। इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम्स एट मीडियन Q2। ठीक है ना, मतलब Q2 मीडियन से कितना डेविएशन हो रहा है उसको ये मेजर करता है। क्योंकि मैंने बताया था क्वार्टाइल क्या होता है, ये हमारे पास 3 क्वार्टाइल है, ये होगा Q1, ये होगा Q2, ये हो गया Q3। अगर डेविएशन ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा, ये इधर कम हो सकता है तो ये कम रहेगा, तो बोल देंगे डेविएशन ज्यादा है। तो मीडियन से कितना क्वार्टाइल ये चेंज हो रहा है इसको हम लोग चेक करते हैं, किससे, क्वार्टाइल डेविएशन से। ठीक है, इट मेजर्स द डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यूज। एक्चुअल में कैसे निकलता है, देखिए ये हो गया Q2, ये हो गया Q3 और ये हो गया Q1। तो Q2 माइनस Q1 और फिर प्लस Q3 माइनस Q2 कितना आ रहा है,
ये मेजर होता है किससे, इसी से मेजर होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे तो Q2 से Q2 कैंसिल, तो एक्चुअल में Q3 माइनस Q1 ये मेजरमेंट होती है। तो मीडियन से कितना डेविएशन हो रहा है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल का, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इस क्वार्टाइल रेंज का यूज करते हैं, ठीक है ना। इट मेजर्स द डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ आइटम्स एट मीडियन या फिर Q2, यही बात यहाँ पे कही गई है। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स दैट इज Q3 माइनस Q1, वही लिखा ना, Q3 माइनस Q2 एक हो गया डेविएशन, और Q2 माइनस Q1 दूसरा होगा डेविएशन। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे दोनों डेविएशन को तो Q3 माइनस Q1 मिलेगा, इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल के बीच में जो रेंज होता है उसे बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड इसी का आधा जो होता है इसे बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, या तो क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, जो कि मैंने बोला Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है ना। सिंबॉलिकली इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, Q3 माइनस Q1 वेयर Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल एंड Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। ये होता है क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। अब सीधी सी बात है, अब मीडियन, अब देखिए जैसे हम लोग इसका रेंज का निकाल रहे थे कि हम लोग लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिडिल रेंज निकलेगा, और इसका डिवीजन हम करेंगे L प्लस एल अपॉन में 2, तो ये हमको एक मिडिल वैल्यू जैसा एक मेजरमेंट देता है, एक तरह समझ लीजिए ना। ये भी एक समझ लीजिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दोनों दोनों कर तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम कहें तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 ये क्वार्टाइल डेविएशन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकला, और अगर हम इसको Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 करेंगे तो हमारे ये मीडियम मिलेगा। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो पर यूनिट हम ये प्लस पर यूनिट हमारी कितनी डिफरेंस आ रही है रेंज में, अरे इंटर क्वार्टाइल रेंज में, ये हमको मेजर करता है। ये क्या देता है, ये मेजर करता है, और इसको कहते हैं क्या है, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। किसी भी नंबर कोफिशिएंट के नाम से अगर हम कह दिया जाए तो मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के बेसिस पे, जैसे हम कहें कि ए और बी का कोफिशिएंट ऑफ है तो ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी करते हैं। आगे आप पढ़ोगे कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, अगर आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में, तो उसमें भी एट्रीब्यूट ऊपर घटता है और नीचे ऐड होता है। ये कोफिशिएंट निकालने के तरीके होते हैं एक पर्टिकुलर इस केस में, ठीक है ना। जब अलग अलग दो नंबर के साथ हम लेके चलते हैं तो पर यूनिट डिफरेंशिएशन निकाल, पर यूनिट अगर दो यूनिट पे बेस्ड है तो पर यूनिट हम कितना हो रहा है उनके पे चेंज, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टोटल हमारे पास इतना ही होगा, Q3 प्लस Q1 कितना आ रहा है और उस पर यूनिट इतना डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है ना। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नॉट अ डेट, डेटा, ठीक है। अब ये 4 से 8, 8 से 12, 12 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 25, 36 से 40, ये फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग हुई है। आइए इसको अगले पेज पे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम मोबाइल अपना उठा ले रहे हैं, डेटा हमको चाहिए तो बार बार पीछे बदल के देखना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और उसके बाद वाली हो जाएगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। केवल इतने से ही हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। एक ये लाइन बना ले रहे हैं और एक तो टोटल वाली लाइन हम लोग यहाँ से बना ले रहे हैं। तो क्या है, ये हो गया क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हो गया 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, ठीक है, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36,
और 36 से 40, ये हो जाएगा क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, 10, 18, 30, 15, 12, 10, 6 और ये 2 टोटल कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो 6, 8, 10 ये 16 हो जाएगा। 16, 18, 34, 34 और 30, 64, 64 और आपका 74, 5 मतलब 70, 79, 79, 89, 91, 91 और 10 आपका आ जाएगा 101, 101 और 6 कितना हो जाएगा? 107 और 107 और 2 हो जाएगा 109। टोटल सम आ जाएगा इसका 109। ये आ गया आपका n का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 16, 34, 64 और 79, ठीक है। फिर और यहाँ कितना हो जाएगा? 91 और यहाँ 101, 107 और 109, ठीक। सोल्यूशन, हमको थर्ड क्वार्टाइल निकालना है और फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। तो हम पहले इसका क्या करेंगे? कंसीडर n/4। तो n/4 यहाँ कितना हो जाएगा? 109/4 और डिवाइड कर ले रहे हैं इसको और बता दे रहे हैं आपको, आ जाएगा 27.25 और 3n/4 ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 कर ले रहे हैं 81.75। तो QI हमारा क्वार्टाइल बराबर होता क्या है? L1 प्लस I अपॉन में F I N बाई HN/, था ना, HN/4 माइनस C ये था, ठीक है। ये फॉर्मूला था और हमारा Q1 निकालना है, QH ना, Q1 निकालना है। तो Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन में F N/4 माइनस C। तो इस केस में हमारा, अब देखिए ये 27.25 है, ये आप डिटेल में कर लीजिएगा, ये मैं बस समझा दे रहा हूँ। मेरे काम समझाना है, मेरा नोट्स तो आपको मिल जाएगा। हाँ, तो मेरा काम है कि यहाँ पे देखिए 27.25 है। अब जस्ट इससे बड़ा नंबर वाला क्लास देखिए, तो यहाँ पे 16 नंबर तक, तो 8 से 12 तक 16 नंबर आएंगे, ठीक है ना। 12 तक के नंबर कितने आएंगे? 16। फिर 17, मतलब जो 17वां नंबर होगा वो कहाँ आएगा? 12 से लेकर 16 के, और वो कहाँ तक जाएगा? 34 तक जाएगा। मतलब कि जो 27.5वां नंबर होगा, 27.25 वाला जो नंबर होगा वो किस इंटरवल में आएगा? इस पर्टिकुलर इंटरवल में आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक। लिखेंगे हियर n/4 is equal to 27.25 which is greater than greater than 16 but less than किससे? 34 in cumulative frequency column. So first quartile class will be, first quartile class will be 12 to 16, ये होगा। क्योंकि 16 नंबर तक तो हमको नहीं मिल रहा, 27 से आगे वाला नंबर है तो वो चौथा क्वार्टाइल, मतलब वो फर्स्ट क्वार्टाइल वाला नंबर हमको देगा। मतलब कि ये 16 तक तो हमें नहीं देगा, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 के बाद 28, 28 और 27 के बीच का जो नंबर होगा वो फर्स्ट क्वार्टाइल का नंबर हमारा होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी सी क्या हो जाएगी? अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा Q1 आ जाएगा। इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 12 प्लस आई कितनी है? 4, विड्थ है वो,
एफ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, ठीक है। n/4 कितना है 27.25 माइनस इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 16 आ गया, ठीक है। 12 प्लस, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं जोड़ के मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 27.25 माइनस 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 18, 2.5 कितना आ जाएगा 14.5, 14.5 होगा, 14.5 होगा इसका फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक। फिर थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, सिमिलरली थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल सेम 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 भाषा लिखेगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 81.75। ये किससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 91, क्योंकि 79 नंबर तक तो हमारा 20 से 24 तक के नंबर है, 24 से लेकर के 28 तक के जो नंबर है वो हमारे कितने हैं 91 है, नहीं 24 से लेकर 28 तक के नंबर हमारे पास कितने हैं 12 है, मतलब 79 से जस्ट आगे 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ये सारे जो नंबर होंगे वो हमारे 24 से 28 के बीच वाले रेंज में होंगे, तो मतलब उससे करस्पॉन्डिंग जो हमारी जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 91 मिल रही है, तो उस केस में हमारा जो क्लास होगा थर्ड क्वार्टाइल क्लास वो हो जाएगा 24 से 28, थर्ड क्वार्टाइल क्लास विल बी 24 से 28। Q3 क्लास विल बी 24 टू 28, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 4 अपॉन में अब इसे करस्पॉन्डिंग 12, ठीक है, और 81.75 माइनस कितना है 79, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट पहले वाली 79, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 1/3 और आ जाएगा आपका 2.75, ठीक है, आ जाएगा 24 प्लस 0.9, ठीक है, 24.9 के अप्रोक्स आएगा, 2.75 डिवाइडेड बाई 3 0.9167, तो मतलब 24.9167, ये आ गया क्या Q3। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि आप क्या फाइंड करो क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बाई 2, तो QD क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 20, इसको पहले लिखते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कितना है 24.9167 माइनस कितना 14.5 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 10.4167 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 5.20835 अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, ठीक है ना। देख लेते 24.9167 माइनस 14.5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा Q3 एंड क्वार्टाइल डेविएशन ये आ गया, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसकी जगह प्लस कर ले रहे हैं और फिर डिवाइड बाई 2 कर ले रहे हैं, तो यहां आ जाएगा देखिए 10.4167 डिवाइडेड बाई 39.4167, इन जोड़ेंगे तो 39.4167 आएगा ना, 9 5 14, हाँ, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, अब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.20835
डिवाइडेड बाई 19.70835। अब इसको डिवाइड करते 5.20835 डिवाइडेड बाई 19.70835, तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.2642। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इट कैन बी इजीली कंप्यूटेड, जैसा कि आप लोग देख लिए हो, ठीक है। और फिर इट इज बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्सन देन रेंज, रेंज से ये बेहतर होता है। इट हैज अ स्पेशल यूज इन मेजरिंग वेरिएशन ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सीधी सी बात आप निकाल सकते हो। ओपन न रहेगा तो थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल तो जरूरी नहीं ना पहला वाला क्लास इंटरवल में रहे जो कि ओपन रहता है, ठीक है, क्योंकि पहला होता है क्या, पहला क्लास इंटरवल बिलो 10 और लास्ट वाला अबव 60, अबव 70, अबव 80। और जबकि जो कि थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास होती है वो इनसे फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास पहले क्लास से नीचे होगी और थर्ड क्वार्टाइल क्लास जो होगी लास्ट वाले क्लास से जस्ट ऊपर होगी, इसलिए ये आराम से हो पाता है। और इट इज यूजफुल व्हेन एक्सट्रीम वैल्यूज आर लाइकली अफेक्टेड द रिजल्ट। अगर एक्सट्रीम वैल्यू अगर अफेक्ट कर रही है रिजल्ट को तो ये यूजफुल होता है। इट डज नॉट, ये आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑल आइटम्स, इसकी डिमेरिट क्या, सारे आइटम को नहीं देखता है, केवल थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल को केवल देख रहा है। इट डज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्राइक ट्रीटमेंट, मतलब कि अगर हमको अलग अलग सीरीज से क्वार्टाइल डेविएशन दिए हुए हैं तो हम कंबाइंड सीरीज क्वार्टाइल डेविएशन नहीं निकाल सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, जितनी सैम्पलिंग लोगे उतनी आपको क्वार्टाइल बदलती जाएगी, जिससे करस्पॉन्डिंग क्वार्टाइल डेविएशन भी आपका बदलता जाएगा। हम लोग की ये बीएससी की क्लासेस चलती हैं जिसमें हम लोग ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर को अभी पढ़ा रहे हैं नवोदय बैच के थ्रू। जिस ये जो यूट्यूब पे क्लास मिल रही है आप लोग को, ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के मिल रहे हैं, लेकिन अगर सारे टॉपिक्स को और सारे पेपर जो कि आपके 4 पेपर होते हैं बीएससी में, जिसमें से 2 मेजर और 2 माइनर के होते हैं, सारे सब्जेक्ट को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस ऑफर प्राइस पे, मात्र इतने ऑफर प्राइस पे आप लोग इन फीचर्स के साथ, मतलब ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास प्लस हैंड नोट्स, पीवाईक्यू और वन शॉट रिवीजन पे आप मात्र इस नॉमिनल फीस पे आप इस कोर्स को अवेल करा सकते हैं। लेकिन अगर आप DNS28 कोड लगाते हैं तो आपको ये भी 1000 में और मिल जाएगा, प्लस GST जो लगता है उस पर आपको ये परचेज मतलब इस पर आप लोग ये कोर्स को अवेल करा सकते हैं, ठीक है। जिसकी ड्यूरेशन आपकी 3 मंथ की होगी और इसका जो वैलिडिटी है आपका एग्जाम तक रहता है। इस कोर्स को अवेल करा करके अपने पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे इस DNS एजुकेट ऐप को डाउनलोड कर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से आप स्टडी मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं जो हमारा है मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। जैसा कि हमने पहले आप लोग को बताया है कि we have seen that the range and quartile deviation were positional measures of dispersion, क्योंकि हम लोग थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं या तो रेंज में लास्ट और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को निकाल रहे हैं, तो वो उतना बेहतर मेजर नहीं होता है, ठीक है, वो उतना बेहतर मेजर नहीं होता है। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, ठीक करने के लिए मीन डेविएशन हमारी फिर डिफाइन होती है। इसके भी डेविएशन को ओवरकम करने के लिए फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफाइन होता है। अभी तो हम यही चलते हैं। तो मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द अरिथमेटिक मीन, बोला था ना अरिथमेटिक मीन, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन निकाल करके उनका मीन निकालते हैं। जैसे कि अब वो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन, मीडियन या फिर मोड। मीन से लेंगे तो ज्यादा आएगा, मोड से लेंगे तो बताएंगे कि आप लोगों को कम आता है, एब्सोल्यूट डेविएशन सबसे कम होता है मीडियन से, ठीक है ना। फिर टेकिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एज पॉजिटिव, मतलब एब्सोल्यूट मॉडुलस वैल्यू ले लेते हैं। इन अदर वर्ड्स मीन डेविएशन इज अ सम ऑफ द डेविएशन टेकन पॉजिटिव फ्रॉम द एवरेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज, ठीक है ना। फ्रॉम एन एवरेज, जो कि एवरेज हमारा है, जो मीन, मीडियन या फिर मोड होगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। सिंबॉलिकली मीन डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। ये कैसे एक्सप्रेस होता है देखिए,
मीन डेविएशन MD इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, समेशन xi minus m, where m is average, any average, मीन, मीडियन और मोड, कोई भी एक एवरेज ये हो सकता है, ठीक है ना। और द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन the coefficient of mean deviation is equal to coefficient of MD is equal to क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अपॉन में एवरेज, यहां पे एवरेज मतलब क्या है, एवरेज इज मीन है या मीडियन है या मोड है, जिससे डेविएशन लेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये है जिससे डेविएशन लेंगे उससे डिवाइड करेंगे। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, in case of frequency distribution xi fi I from 1 to n, mean deviation is equal to क्या हो जाएगा, 1/n summation fi xi minus m, ऐसे डिफाइन होता है जहां पे n जो होगा वो समेशन fi होगा, ठीक है, I फ्रॉम 1 to k कर ले रहे हैं इसको यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए k ऑब्जर्वेशन है, k फ्रीक्वेंसी, तो उसका सम हो जाए कैपिटल N, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन होता है हमारा मीन डेविएशन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस m, वेयर m इज द मीन, मीडियन और मोड अकॉर्डिंग टू द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अरे यार ये तो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए हमें लगा कि नहीं लिखा होगा, इसको मिटा देते हैं, चलिए आगे जस्ट हम इसी से चल जाते हैं। ठीक है, हाँ, और वेयर m is mean, median और mode according to the mean deviation from the mean, median और mode is required. The coefficient of mean deviation is obtained by dividing the mean deviation by the central value used for calculating it. ये इस तरह से डिफाइन होगा जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ f1 if fi not f1, if fi be the frequency of xi, fi be the frequency of xi, ठीक है, यहाँ पे k कर ले रहे हैं ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बस इसीलिए मैं मिटा के रख दे रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है, यहाँ k कर ले रहा हूँ आप लोग को सुविधा के लिए केवल, बस और कुछ दिक्कत है नहीं, सेम है, k कर लेते हैं, i from 1 to k, तो i from 1 to k x के ऑब्जर्वेशन है, तो समेशन fi इज इक्वल टू n हो जाएगा, ये मेन डिवीजन वाला उस केस में ऐसे डिफाइन होगा, यहाँ पे केवल सिंगल n होता है, मिसप्रिंट है यहाँ, ठीक है, ये इस तरीके से डिफाइन होता है 1/fi xi minus m, यही fi की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर ईच i, तो हमारा सिंपल वाला बन जाएगा जो कि पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, इट इज इजी एंड सिंपल टू कैलकुलेट, ये आसान भी होता है और आसानी से कैलकुलेट भी हो जाता है,
और इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होता है। इट इज हार्डली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इस बहुत बहुत एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत हार्डली अफेक्टेड, क्योंकि मीडियन लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग प्लस माइनस नहीं करते, सारे के सारे पॉजिटिव कर लेते हैं ना, इसलिए। डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, इन कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन प्लस और माइनस साइन आर इग्नोर्ड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ होती है, विच इज नॉन अलजेब्राइक, ये नॉन अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, एंड दस इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्राइक ट्रीटमेंट, ये इसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब कंबाइंड मीडियन हम लोग कंबाइंड मीन डेविएशन नहीं निकाल सकते हैं। इट इज नॉट वेल डिफाइंड एज डेविएशन में बी टेकन फ्रॉम एनी सेंट्रल वैल्यू, और ये वेल डिफाइंड नहीं है, किसी ने मीन ले लिया सेंट्रल वैल्यू, किसी ने मीडियन ले लिया, किसी ने मोड लिया, सबका आंसर अलग अलग आएगा एक ही डेटा के लिए, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, ये अलग अलग x दिया है, उसे करस्पॉन्डिंग हमको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें आप देख सकते हो इतने बड़े नंबर है, और ये जो नंबर है हमारा एज है, अब इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। देखिए 80 है ना, ये टेबल मैं कोशिश करता हूँ कहीं बना देता हूँ। ये हो जाएगा एज, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये मैं कर ले रहा हूँ शॉर्टकट मेथड से डेविएशन निकाल लिया, और ये फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन, कितने बने, 4 कॉलम, 4 कॉलम फिर बना लेते हैं, क्योंकि सारा एक लाइन में तो रटेगा नहीं ना। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, खींच लेते हैं और एक्स्ट्रा ऐसे। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये एज है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एज आ जाएगा 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, अभी छोड़ देते हैं इसे, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 15, 30, 50, 75, 100। ठीक, ये हो जाएगा x माइनस ए, इसको x लिख दे रहे हैं, एज x, ये हो जाएगा x माइनस ए, ये डिफाइन कर ले रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, 3, 1 2 3, चलिए हम इसको क्या कर ले रहे हैं, 40 को ए मान ले रहे हैं। ठीक है, 40 को नहीं 50 को ए मान ले रहे हैं, बड़ा नंबर घटाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 50 इसे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या फिर 50 नहीं जाके और बड़ा नंबर ले लेते हैं, क्योंकि ना फ्रीक्वेंसी इधर ज़्यादा है, तो इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो नंबर छोटा रहेगा, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। 60 को कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा -70। ठीक है, 10 में से नहीं -50 ना, -50, 60 में से 10 में से 60 गया, -50, -40,
-30, ठीक है, -20, -10, ठीक। फिर यहाँ पे x आ जाएगा आपका 60, 70, 80 और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 110, 115, 125 और यहाँ से x माइनस a आ जाएगा। सॉरी, एक चीज़ तो मिस हो गई यहाँ पे इसको हम लोग d बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा FD, ठीक है। अब यहाँ से x आएगा 60, 70, 80 और ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 110, 115, 125, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे d आ जाएगा x माइनस a से, जिसको हम लोग किसको माने हैं, 60 को माने हैं a, ठीक है। 60 को माने हैं a, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20 और FD यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अब FD निकालते तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 माइनस 750, ठीक है। और 4 तिहाई 12 माइनस 1200 और 5 तिहाई 1500, ठीक है ना। और फिर 75 दूनी माइनस 1500, ठीक है। और फिर माइनस 1000, ठीक है, माइनस 1000 और फिर यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 1150 और यहाँ 125 दूनी 250, 2500, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से नाउ x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन में n। इन सब फ्रीक्वेंसी को पहले जोड़ लेते हैं तब उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15, 30, 45 और 45 और 50 और ये 75 कितना आ गया 7, 4, 11, 120, 120 और 50 हो जाएगा 170, 270, 380 और 380 और ये हो जाएगा 240, 240 और 380 हो जाएगा 400, 620 ना, 240 और 380, 620, 240 प्लस 380 हो जाएगा आपका ये टोटल 620 और इन सब का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ये 750, 1200, 1500, 1000, तो 44 1500 गुणे 2 प्लस 1000 तो 5950, 5950 माइनस 1150 माइनस 2500 तो माइनस 2300 आ जाएगा। तो यानी कितना आ गया यहाँ पे आपका 60 माइनस 2300 अपॉन में 620, ये इससे कैंसिल, अब भागे 620 तो आ जाएगा 3.7, तो 60 माइनस 3.7096, ठीक है, माइनस 60 तो आ गया 56.2904, ठीक है ना। करके देख लीजिए कैलकुलेशन। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकालने के लिए कह दिया है, ठीक है। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, यहाँ मीन डेविएशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ मीन डेविएशन कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे हम लोग पढ़े ही नहीं तो कहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन, ठीक, मीन डेविएशन फिर आप उसी तरीके से निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। MD इज इक्वल टू 1/n समेशन FI मॉड ऑफ XI माइनस A। यहाँ पे हमने एवरेज मीन ले लिया है, यहाँ A इज इक्वल टू हमारा क्या है, x बार है, यहाँ हमने x बार ले लिया है, आप यहाँ x बार लेकर के कर लेना, ठीक है। ये x बार आपका ये आ जाएगा, सब में से घटा लेना, ठीक है, सब में से घटा करके मतलब x बार
मतलब कि सारे में से, मतलब 10 में से ये घटाना, 20 में से घटाना, सबका एब्सोल्यूट वैल्यू सम करके फिर कितना 620 से डिवाइड, बहुत कॉम्प्लिकेसी हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लिकेसी क्या, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए बस मैं कर नहीं रहा हूँ, हो जाएगा, बस आपको डेसिमल में करना, कैलकुलेटर आपके पास मिलेगा एग्जाम में, आप आराम से इसे कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ मीन डेविएशन इज दैट द डेविएशन आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव ओनली। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इससे कि हम लोग नॉन अलजेब्राइक कैलकुलेशन था, अलजेब्राइक ट्रीटमेंट हम लोग वहाँ पे नहीं लगा पा सकते थे, which is a non-algebraic method. This drawback is removed in standard deviation and standard deviation। अब देखिए हमको पॉजिटिव चाहिए तो क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका मॉडुलस ले, जो कि मीन डेविएशन में लिया था, या तो हम उसका स्क्वायर करके उसका मीन लेकर के फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये काम भी हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे यही काम किया गया है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। दिस इज बाय फार द बेस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा एंड is its name is standard deviation was suggested by Carl Pearson. Thus a standard deviation is equal to sigma is equal to 1 upon n summation fi xi minus x bar whole square where n is equal to summation fi। ये हमारा डेफिनेशन होता है। अब यहीं पे x बार की जगह पे अगर a हो जाएगा तो इसे बोल देते हैं हम लोग क्या, रूट स्क्वायर डेविएशन बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, रूट स्क्वायर डेविएशन हम लोग इसको बोल देते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, है नहीं ना कहीं पे, नहीं है। चलिए तो रूट स्क्वायर डेविएशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, इन स्टैंडर्ड डेविएशन in standard deviation, ये जनरलाइज फॉर्म होता थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन का, द डेविएशंस वर टेकन from the mean x bar if the deviation is taken from an arbitrary value a instead of x bar, we get RMS, root mean square deviation, that is S is equal to, ठीक है ना, S is equal to क्या हो जाएगा, 1 upon n समीशन I from 1 to k fi xi minus a का होल स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू समेशन fi। अब यहीं पे a की वैल्यू अगर x बार हो जाएगी तो हमारा s हो जाएगा।
तो सीधी सी बात है, आप लोग को अगर याद होगा थोड़ा सा, तो हम कहे थे कि समेशन एफ आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर मिनिमम कब होगा, जब ए की वैल्यू एक्स बार होगी। मतलब जब भी ये होगा, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, ये बड़ा होगा। मतलब कि हम लोग अगर इसको एस स्क्वायर लिख देते हैं, तो एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस कोई नंबर आएगा, मतलब समेशन एन एक्स बार माइनस समथिंग करके आएगा, वही आएगा, वही तो है रिलेशन एक्चुअल में, है ना, वही रिलेशन है, वो उसके बराबर आएगा। एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको हम लोग बोल सकते हैं, जहां पे डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एन, यही आएगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे तो एन हटी जाएगा, एन डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए तो सिग्मा तो केवल केवल डी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स बार अगर ए के बराबर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर दोनों सेम होगा, यही हमको प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इस न्यूमेरिकल को करते हैं, काफी आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स छोड़िए, हाँ, 10 स्टूडेंट्स obtained following marks out of 100, calculate the deviation। अब डेविएशन फाइंड करना है हमें इनके नंबर का, ठीक है। सिंपल क्या करना है, 5 10 15 20 5 10 20 25 40 42 45 48 70 80। अब डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, एक्स बार निकालोगे। एक्स बार कैसे निकलेगा, 5 10 20 25 40 42 45 48 और 70 और 80, और डिवाइडेड बाई कितना है आपके 10। तो सबसे पहले देखिए, जो 5 से कटने वाले हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, जो नहीं कटने वाले उसको इकट्ठा कर लीजिए। 42 और 48 दोनों नंबर है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो कितना आ जाएगा, ये 90 फिक्स है, मतलब इनको और इनको तो मैं नहीं छेड़ना है अभी, इनका सम कितना है, 90 है। अब देखिए 5 और 10 15 20 कितना हो जाएगा, 35 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60 60 और 40 100 100 और 45 145 145 और ये 70 हो जाएगा, 145 ये हो गया, 145 और ये 90 90 हो जाएगा आपका 235 235 और 70 80 150 150, ठीक है ना। 235 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 5 3 8 385 385, मतलब कितना हो जाएगा, आई थिंक यही आएगा 385/10, कितना आ गया 38.5, इसकी मीन आ गई, इसकी मीन कितनी आ गई 38.5 आ गई, ठीक है ना। चेक कर लूं क्या, सही से पता भी चल जाएगा। 5 10 20 25 40 42 45 48 70 80, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एस डी इसको बोलते हैं, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसका स्क्वायर रूट में नंबर होता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि सारी की फ्रीक्वेंसी एक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 समेशन। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं, देखिए इसका जो दूसरा फॉर्म आता है, इसको हम लोग दूसरा फॉर्म भी लिख लेते हैं यहाँ पे भी, आप लोग को आसानी रहेगा जानने के लिए, ये जानकारी कर लीजिएगा कि 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार अलग से इसका स्क्वायर, ये भी इसका एक फार्मूला होता है, जो ओपन करके सॉल्व करोगे तो यही आएगा, मतलब स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर घटा करके क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखिए इन सब का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, 25, देखिए मैं ऐसे बस बता दे रहा हूँ कैलकुलेट करके, तो इनका मैं ले लेता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर, ये आगे कितना 20,143, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 38.5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 214.3 माइनस 38
0.5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1482.25, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2014.3 माइनस 1482.25, ये आ जाएगा लगभग 23.066। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये इतना आंसर बस मैं निकाल के देख ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड एस स्क्वायर। सिंस, यहाँ देखिए, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड एस इज इक्वल टू होता क्या है, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो फ्रॉम, इसको कर लीजिए 1, इसको कर लीजिए 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन आई फ्रॉम, बस ये समेशन आई फ्रॉम नहीं लिखेंगे, बस समेशन लिखेंगे, ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार कर लीजिए प्लस एक्स बार कर लीजिए माइनस ए का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो 1/n हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स बार माइनस ए इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा, 1/n समेशन एफ आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा n एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, कैसे, अलजेब्राइक सम ऑफ द डिवीजन फ्रॉम इट्स मीन इज इक्वल टू 0, ये तो कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। ये आपका रिलेशन है, ठीक है, मतलब एस स्क्वायर हमेशा सिग्मा स्क्वायर से बड़ा होगा, एस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक। ये रिलेशन इसका यहाँ से प्रूफ हो गया, ये मैथमेटिकल पोर्शन है, थ्योरी बीच में थोड़ा जोड़ना हो जोड़ सकते हैं कि जोड़ने पे घटाने पे ऐसा। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आइए इसका कर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, लेट x1 x2 xn be the observation whose standard deviation is क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/n समेशन
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। नाउ लेट d इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डी आई। ठीक है, इसे कर लीजिए क्वेश्चन 1। तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, दोनों इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना, विच इम्प्लाइज दैट एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस एच डी आई। तो समेशन एक्स आई कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एच समेशन डी आई। ठीक है, ये ठीक है। एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग यही वाला यूज कर लेते हैं फार्मूला, तो और जनरलाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो और अच्छे से वो प्रूफ हो जाएगा हमारा ना। एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां से क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू ए एफ आई प्लस एच एफ आई डी आई। ठीक है, तो यहां से जो हमारा एक्स बार मिलेगा वो मिल जाएगा ए प्लस एच डी बार मिलेगा। ठीक है ना, एच डी बार मिलेगा, जहां पे डी बार जो है वो है 1/n समेशन एफ आई डी आई है। ठीक है, यहाँ के कर लेते हैं, हमेशा मैं के कर रहा हूँ यहाँ पे ना। ठीक है, के नाउ 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 एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा एच डी आई माइनस डी बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ आई डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर। एक मिनट, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी को सम कर देंगे। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर समेशन एफ आई डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर। फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग 1/n से, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, n से डिवाइड करेंगे, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में n समेशन एफ आई डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, और फिर यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर। यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख रहे, सिग्मा डी स्क्वायर देख सकते हैं, विच इज हियर
here we see that sigma square x is dependent on h square, on h only, h only, ठीक है। सो जो कि स्केल पैरामीटर था ना, स्केल पैरामीटर यही था, हमने बस यही सिंपल सिंपल काम किया है, स्केल पैरामीटर केवल यही था। हमने किसको माना था, कहाँ गया यार, ये di इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ए पे हमारा नहीं डिपेंड कर रहा है, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है इसका वेरिएबिलिटी। सो वी कैन से दैट स्टैंडर्ड डेविएशन is dependent on क्या, h is dependent on scale while independent of origin। मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन या तो वेरिएंस बोल सकते हैं स्क्वायर करके, वो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है बट चेंज ऑफ स्केल से डिपेंडेंट होता है। यही काम यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ किया है, ठीक है। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू सीरीज कंटेनिंग n1 and n2 members are sigma 1 and sigma 2 respectively, being measured from their respective means x bar 1 and x bar 2. If the two series are grouped together as one series of n1 as one series of size कितना n1 plus n2 members, then standard deviation of this series, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सीरीज क्या हो जाएगा, एक मिनट देख लो सही लिखा है ना भाई, then the standard deviation sigma of this series is measured from the mean is given by, ये कैसे डिफाइन होता है, ऐसे डिफाइन होता है, इसको आप लोग प्रूफ करिएगा, इनटू सिग्मा स्क्वायर 2 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन में n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ये इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, ये होता है रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट आपका होता है, इसको सिंपल दो अलग अलग वेरिएशन निकाल करके, ठीक है, फिर उन दोनों को साथ में वेरिएशन निकाल करके फिर कुछ अलजेब्राइक ट्रीटमेंट करना होगा, उससे आ जाएगा। बहुत आसान सा है, करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। It is now clear that standard deviation as a measure of dispersion gives us an idea about the extent to which observations are scattered around their mean। Standard deviation क्या आइडिया दे रहा है, ये आइडिया दे रहा है डिस्पर्सन की वो मीन के अबाउट कितना वो बिखराव उसके अंदर है, ठीक है। Thus two or more distribution having same mean, या दो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सेम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसको कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट हम मीन से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी वेरिएबिलिटी को देखनी होगी, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू देख सकते हैं। अगर सेम मीन होगा तो वेरिएबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन क्या क्या कभी कभी ये होता है कि मीन भी डिफरेंट है और वेरिएशन भी डिफरेंट है, तो अब कैसे कंपेयर करेंगे, तो पर यूनिट मीन पे हमें देखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक सीरीज उसमें किलोग्राम का है यूनिट और दूसरे यूनिट में हमारा, दूसरे सीरीज में, दूसरे ग्रुप में हमारा मान लेते हैं कि क्या सपोज कर लिए ग्राम में है, चेंज है, ग्राम में है या पाउंड में है, तो दोनों कंपेयर कैसे करें,
तो हम लोग दोनों क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यूनिटलेस क्वांटिटी बना देते हैं। यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे बनती है, विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो वही कहानी यहाँ पे लिखी गई है कि व्हेन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अनइक्वल मीन्स आर टू बी कंपेयर्ड in the respect of their variability, and when two or more distribution having observation expressed in different unit of measurement, दो अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है, आर टू बी कंपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर स्कैटर्डनेस और वेरिएबिलिटी। तब इस केस में हम लोग इस केस में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर मेकिंग कंपेरिजन इन द अबव टू सिचुएशन वी यूज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज डिफाइंड एज CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन ए मीन। याद होगा कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है ना, उसी का फॉर्म लगभग है। वहां पे हम लोग मीन डेविएशन अपॉन में एवरेज करते थे, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में वही एवरेज जो कि हम लेते हैं, मीन लेते हैं, तो उसी से कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा अपॉन में x पर मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे 100 हटा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं फिर, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कभी कभी लोग इसको एक ही तरीके से बोल लेते हैं, तो वो आपका अपना अलग है। 100 से मल्टीप्लाई करने परसेंटेज में हमको उसमें मिलता है, ठीक। फिर क्या हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ प्योर नंबर ऑफ प्योर नंबर, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट बेटा। जस्ट वेट अ मिनट।
हाँ, सॉरी फॉर लेट। देखिए कुछ दिक्कत आ गई थी अभी यहाँ पे। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दिस इज यूजफुल फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वेरिएबिलिटी, होमोजेनिटी, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। अब ये कंपैरिजन करने के लिए ये थोड़ा सा आसान होता है इससे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वेरिएबिलिटी या फिर होमोजेनिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी जो डेटा में है दो अलग अलग सीरीज से क्या वो सेम है कि नहीं। इसके लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हैविंग ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसीडर्ड इज मोर वेरिएबल, मतलब उसके अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है देन द अदर वेरिएबल। ठीक है, देन द अदर डिस्ट्रीब्यूशन विद लेसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना। and the distribution with lesser coefficient of variation shows greater consistency, homogeneity and uniformity। क्योंकि हम लोग पर यूनिट ऑफ मीन से वेरिएशन देख रहे हैं, तो जिसका वेरिएशन ज्यादा होगा उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका वेरिएशन कम होगा उसमें वेरिएबिलिटी कम होगी। यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन शो करता है। ठीक है ना। तो हमारी बीएससी की क्लासेस और बीकॉम की क्लासेस चलती हैं बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर नवोदय बैच के थ्रू, जिसकी फीस जिसका मतलब कि जिस कोर्स की जो की अवेलेबिलिटी है आप लोग यहाँ पे फीचर के साथ मात्र 1250 रुपये में है, जिसमें आप लोग 4 पेपर अपने आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से 2 मेजर और 2 माइनर कोर्सेज हो सकते हैं। जिससे कुछ फीचर्स हैं ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास, लाइव डाउट्स क्लास, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स, पीवाईक्यूज एंड वन शॉर्ट रिवीजन इन वाइज। इस कोर्स को आप और डिस्काउंटेड वे में अगर आपको अवेल कराना है तो DNS20 का कूपन कोड आप लगा सकते हैं, जो कि 3 जिसका वैलिडिटी आपका टिल एग्जाम है और ड्यूरेशन केवल 3 मंथ तक का है। ठीक है ना। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे DNS एजुकेयर ऐप को आप इंस्टॉल करके यहाँ से स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आए। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।